पीएम मोदी आज राज्यसभा में भावुक हो गए। पीएम राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर के 4 सांसदों का कार्यकाल पूरा होने पर बोल रहे थे। जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं और आजाद की एक बात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी के आंसू छलक पड़े। पीएम मोदी ने गुजरात के यात्रियों पर आतंकी हमले की घटना को याद करते हुए कहा कि उस वक्त गुलाम नबी आजाद का उनके पास फोन आया जिसमें उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। शायद ही कोई ऐसी घटना मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु न रहा हो। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना,
मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूँगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भावुक होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन का हिस्सा नहीं हो, लेकिन मेरे द्वार हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़ गए हैं। कई बार भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी अमिताभ जी, लेकिन इस बार उनका इस कदर भावुक हो जाना क्या दिखा रहा है? देखिए, भावुक प्रधान कई बार हुए हैं और कई उदाहरण हमारे सामने हैं। जो मुख्यमंत्री रहते हुए भावुक हुए थे, प्रधानमंत्री रहते हुए सेंट्रल हॉल में भावुक हुए थे, कई बार भाषण देते हुए भावुक हो जाते हैं जब पुरानी यादों, पुराने रिश्तों को याद करते हैं। तो इससे मैंने पहले भी कहा कि दो तीन चीज़ें साफ हो जाती हैं कि एक पीएम के एक कड़े एडमिनिस्ट्रेटर, एक कड़े राजनेता के पीछे एक भावुक दिल भी है, जिससे प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा अपने विपक्ष हो चाहे मित्र हो, सबको इसी तरह से डील करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात थी एक नेता विपक्ष का रिटायर होना। नेता विपक्ष यानी सदन में हर वक्त सरकार को घेरते रहने वाला, उसके साथ अपने पुराने रिश्तों की बात कर अगर प्रधानमंत्री भावुक हो रहे हैं तो इसके पीछे संदेश भी है। और ये भी संदेश ये भी है कि जो भी विपक्ष के नेता हैं वो प्रधानमंत्री को अब अलग चश्मे से देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री पुराने रिश्ते या फिर पुराने में अगर किसी ने अच्छा किया उनके साथ जब वो मुख्यमंत्री थे या फिर बीजेपी के नेता, उसको भी वो याद रखते हैं, पुरानी बातों को भी, अगर उनके साथ किसी ने अच्छा किया हो। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो विपक्ष के नेताओं को कितनी तवज्जो देते हैं और किस तरह से उनको गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने कहा कि आप रिटायर नहीं हुए, आपको हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। तो अब इसके पीछे ही बहुत बड़ा संदेश है कि अब विपक्ष को ये सोचना है कि किस तरह से प्रधानमंत्री की इन बातों को लेता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो बड़ा दिल करके दिखा दिया है। बिल्कुल, और ये पल यादगार होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी, जब विपक्ष के एक नेता के लिए देश का प्रधानमंत्री यूं इस कदर सदन में भावुक हुआ। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली से बड़ी खबर ये कि लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को कर लिया गया है गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया। दीप सिद्धू 26 जनवरी की हिंसा के बाद से फरार था और उस पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रखा हुआ था। जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू को चंडीगढ़ के पास पंजाब के जीरकपुर से किया गया है गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस आज उसे कोर्ट में करेगी पेश। आनंद तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को दीप सिद्धू के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी मिली है। असल में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद फरारी के दौरान दीप सिद्धू ने जो भी वीडियोस फेसबुक पर अपलोड किए हैं, उनके पीछे उसकी बेहद करीबी महिला मित्र का नाम सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो भारत से नहीं बल्कि विदेश से फेसबुक पर अपलोड किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को भटकाने के लिए ही दीप सिद्धू ने ये चाल चली थी।
दीप सिद्धू को चंडीगढ़ के पास पंजाब के जीरकपुर से पकड़ा गया है। जिस जगह से उसकी गिरफ्तारी हुई वहां से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 26 जनवरी के बाद से फरार हुए दीप सिद्धू को आखिर दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया। जी हां, जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगते जीरकपुर इलाके से गिरफ्तार किया है और दिल्ली में ब्रीफिंग जो है इसके बारे में की जाएगी। आपको बता दें 26 तारीख के बाद से ही दीप सिद्धू फरार चल रहा था, जिसके बाद उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा गया था। लगातार फेसबुक पर अपनी वीडियोस बनाकर वायरल भी की जा रही थी दीप सिद्धू की तरफ से और पुलिस ने और जो साइबर सेल है टेक्निकल्स ग्राउंड्स के चलते उसको गिरफ्तार किया, सर्वेलेंस पे लगाया हुआ था और जीरकपुर एरिया से उसको गिरफ्तार किया गया है। लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। 2 दिन पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली ही की क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ से सुखदेव सिंह निवासी करनाल को भी गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ भी एफआईआर नंबर 96, 98 दर्ज थी। 307 और कई सेक्शन जो है उसमें ऐड किए थे। 26 तारीख को जो भी दिल्ली में हुआ उसमें भी सुखदेव सिंह का नाम था। हालांकि दीप सिद्धू को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, लगातार उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पर साइबर सेल की हेल्प ली जा रही थी और आखिरकार दिल्ली की स्पेशल ब्रांच ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और अब लगातार उससे पूछताछ जो है वो की जाएगी। इसके साथ साथ और भी जिनके नाम हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनकी भी तलाश जारी है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो आरोपी बचे हैं उनको भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। जिस तरह से सुरक्षा जवानों को जिस तरह से बूस्टअप कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का कमिश्नर, उस मामले में बात करते हैं। सर, किस तरह से आप लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाके अपने जवानों को बूस्टअप कर रहे हैं और उनको कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं? हाँ, मैं कई जगह पे जा कर के अपने जवानों से बातचीत किया है और हमारा प्रयास है कि वो काम में पूरी तरह से उनका मनोबल बढ़ा रहे और इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि जो उनका मनोबल बराबर बना है और ये अच्छी बात है। सर, आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका एफआईआर में नाम था, उग्र हिंसा में नाम था। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, वो दीप सिद्धू को पकड़ा गया है और ये केस क्राइम ब्रांच छानबीन कर रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत कुछ पूछताछ के बाद मिलेगा। जिस तरह से बाकायदा आज दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है, इस मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का साफ तौर पर कहना है कि जिसने भी उग्र हिंसा किया, जिसने भी इस तरह के मामले को अंजाम दिया गया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे भी तफ्तीश की जाएगी और इस मामले में विस्तार से पूछताछ करने के बाद जो भी आरोपी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से ही हमारे सहयोगी शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, आपने क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात भी की, एक चुनौती तो पूरी की दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन बाकियों की गिरफ्तारी कब तक और किस तरीके से उन तक पहुंचने की दिल्ली पुलिस की तैयारी? जी गायत्री, देखिए, इस मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव से विशेष तौर पे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस तरह से उग्र हिंसा को जिसने भी अंजाम दिया, जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम जो है लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में जिस तरह से आज दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है, थोड़ी देर के बाद स्पेशल सेल की टीम जो है इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी देगी। लेकिन इस मामले में दीप सिद्धू आखिर कहां तक रहा, ये 13 दिन जो है 13 दिन कहां तक छुपा रहा और किस तरह से उसको कौन कौन से आरोपी थे जो उसको मदद कर रहा था। राजधानी दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, पंजाब में जिस जगह पे छुपा हुआ था वो कौन लोग थे जो इसको मदद कर रहा था। हालांकि दीप सिद्धू की बात करें तो दीप सिद्धू के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम था। इस मामले में पहले ही दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया था कि जो भी दीप सिद्धू के बारे में जानकारी देगा या उसको गिरफ्तार करवाएगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है, आने वाले वक्त में कई और दूसरे जो आरोपी हैं उसकी भी गिरफ्तारी होगी। आज दीप सिद्धू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की रिमांड ली जाएगी। और इसी मामले में जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का भी जो एक कहना साफ तौर पे था कि आज तमाम जो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको और उनका जो मोरल जो है वो उत्साह जो बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस के तमाम जवान, चाहे दिल्ली के अंदर की बात करें या बॉर्डर के पास करें कि जो हरियाणा से सीमा सटता हो या उत्तर प्रदेश से सीमा सटता हो, तो वहाँ पर जाके खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं।
तो एक तरह से कहा जा सकता है जी। कि इस मामले में जल्द शंकर ही आनंद, कुछ क्योंकि अभी और अपने दूसरे सहयोगी की जहां पर गिरफ्तार किया गया है इसको, दीप सिद्धू को, अपने दूसरे सहयोगी की रिपोर्ट भी हम देख रहे थे, क्या कुछ और भी गिरफ्तारियां हुई हैं इसके साथ? और क्या ये पता चल सका है कि क्या कोई शेड भी इसको मिल रही थी, कहीं कोई शह भी मिल रही थी जो इतने दिन तक, क्योंकि हम देख रहे हैं तकरीबन 15 दिन हो गए, दिल्ली पुलिस की टीम लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे इसको गिरफ्तार किया जाए, तो क्या कोई शह भी थी, कहीं कोई संरक्षण भी था? देखिए, जिस तरह से दीप सिद्धू लगातार इस मामले में अब फेसबुक पर अपने स्टेटस को अपडेट कर रहा था, अपनी बातों को रख रहा था, वो कह रहा था कि वो सिंघू बॉर्डर के आसपास भी हैं, लेकिन जिस तरह से वो लगातार अलग अलग एरिया में जा करके, अलग अलग जगहों पर जा करके छुप रहा था, इस मामले पर उस पर लगातार स्पेशल सेल की टीम नजर बनाए हुए थे। तो किस तरह से किन किन आरोपियों के संपर्क में था? और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जल्द 5 राज्यों में होने हैं चुनाव और इसको लेकर हो सकता है जल्दी तारीखों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन जल्दी इसकी घोषणा करेगा, इसी महीने ऐलान हो सकता है, इसी महीने ऐलान संभव है। 3 राज्यों का दौरा इलेक्शन कमीशन करेगा, 2 का कर चुका है और दौरे के बाद चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है चुनाव आयोग के हवाले से। चुनाव आयोग जल्द ही 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर सकता है। फरवरी के तीसरे या फिर चौथे हफ्ते में 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चुनाव आयोग के हवाले से क्या पता चल पा रहा है नीरज? देखिए, चुनाव आयोग से जो हमें खबरें मिली है, कल से चुनाव आयोग का 3 राज्यों का दौरा होगा। तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल का दौरा चुनाव आयोग की टीम करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त होंगे। फरवरी के तीसरे हफ्ते के अंत में या चौथे हफ्ते में चुनाव की घोषणा होगी। फरवरी के अंत तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ये लगभग तय है गायत्री। बस अगर तकनीकी कोई ग्लिचेज अगर नहीं होता है तो फिर मार्च में जा सकता है, लेकिन इस बात की संभावना बिल्कुल कम है। दूसरी अहम बात की बंगाल के लिए 2 प्लान पे चुनाव आयोग काम कर रहा है, 7 या 8 फेज कराया जाए या 5 या 6 फेज कराया जाए, लेकिन बिहार जैसा नहीं होगा कि कम फेज में चुनाव हो। बंगाल में 6 या 7 फेज में चुनाव की संभावना है। असम में 2 या 3 फेज में चुनाव होंगे। इसके अलावा केरल में 1, तमिलनाडु में 1 और पुदुचेरी में 1 फेज में चुनाव होगा। तो ये पूरा चुनाव आयोग का प्लान है। अंतिम रूप दौरे के बाद जब चुनाव आयोग की टीम 15 को वापसी करेगी, उसके बाद प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि तीसरे हफ्ते के बड़ी खबर है कि जल्द ही 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो सकता है ऐलान। और आइए बढ़ते आगे। उत्तराखंड के जोशीमठ के तपोवन टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी के जवानों ने टनल के अंदर फंसे 30 से ज्यादा लोगों की तलाश में रात भर अभियान को जारी रखा। मशीनों की मदद से टनल के अंदर जमा मलबे को निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि टनल के अंदर इतना मलबा है कि उसे जल्द हटा पाना आसान नहीं है। 2 दिन पहले ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में अब तक 29 लोगों के शव मिल चुके हैं। जल प्रलय के बाद से लापता 202 लोगों में 5 लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इस तरह कुल लापता लोगों की जो संख्या है वो 197 हो गई है, जिनकी सलामती के लिए देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। 2 मलबे में और मिल गई, बल्कि तीसरी भी दिख रही है, तो 3 हो गई हैं, तो 29 हो गई टोटल डेड बॉडीज जो रहने के मलबे से मिली। हमारे साथ इस वक्त सेना के जीओसी राजीव छिब्बर सर हैं। और राजीव सर, किस तरह की आप लोग यहाँ पर पूरा मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है बिटवीन द एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आईटीबीपी। हम सब मिलकर एक मुद्दे के लिए काम कर रहे हैं कि जो हमारे लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। सर, अंदर टनल का थोड़ा सा मैपिंग बता दीजिए, क्योंकि टनल को लेकर कई सवाल हैं कि कितनी मीटर है और कितना आप लोग जा चुके हैं, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन? इसको स्लश टनल कहा जाता है और इसके अंदर हमारी मेंटेनेंस टीम काम कर रही थी। तकरीबन 150 मीटर तक हम इस समय पहुंच चुके हैं और इसके तकरीबन 50 मीटर आगे एक साइड टनल है और इसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारी मेंटेनेंस टीम थी, जब ये स्लश आया होगा तो इस दिशा में चले गए होंगे और वहाँ पर क्योंकि स्लश जाने की उम्मीद कम है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो लोग हैं अभी तक शायद उधर अवेलेबल रहेंगे। ऑक्सीजन लेवल क्या बताया गया है आप लोगों को एनटीपीसी के द्वारा कि ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर किस तरह का है टनल के अंदर? देखिए, क्योंकि टनल लंबा है तो ऑक्सीजन तो मौजूद है उसके अंदर, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ जो लोग फंसे हो सकते हैं वो लोग। देखिए, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है मुश्किलातें बढ़ती जाती हैं। हम इसी कोशिश में हैं
कि हम इसको कंप्लीट कर पाएँ जल्द से जल्द। ऑपरेशन जिंदगी जारी है। रैनी गांव के पास मलबा हटाते वक्त एनडीआरएफ की टीम को 2 शव मिले। आपदा के बाद गांव का संपर्क आसपास के इलाकों से जो टूट गया है, कोशिश की जा रही है कि इसे टेम्परेरी पुल बनाकर जल्द तैयार किया जाए। इस वक्त रैनी गांव में हम लोग मौजूद हैं। वो जगह है जहां पर सबसे पहले लोगों ने तबाही का मंजर देखा था। सबसे पहले यहीं पर ही ग्लेशियर का जो टुकड़ा टूट के गिरा था, इसी जगह पर हिट किया था और यहाँ पर लगातार जो है रेस्क्यू का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम आप सामने देख रहे हैं। एनडीआरएफ की लगातार टीमें लगी हुई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग मिसिंग हैं उनको जल्द से जल्द खोजा जा सके। अभी ये जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ से एक डेड बॉडी रिकवर की गई है। ये देखिए सामने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक डेड बॉडी जो है वो यहाँ से रिकवर की गई है और इस वक्त एनडीआरएफ की टीम उसको ले जाते हुए और यहाँ पर लगातार इस तरीके से जो है वो डेड बॉडीज़ रिकवर की जा रही हैं। लगातार मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। आसपास के जितने भी गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है क्योंकि जो पुल था, जो मुख्य पुल था, वो टूट चुका है। ऐसे में रास्ता बनाने की भी कवायद है, लेकिन लगातार जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, दरअसल पुल बनाने के लिए पहले मलबा हटाया जा रहा था, लेकिन उस दौरान ये जो डेड बॉडी है वो रिकवर हुई है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, जब लगातार यहाँ से जो रेस्क्यू टीम है वो लोगों को यहाँ से निकालने का काम कर रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें किस तरीके से काम पर लगी हुई हैं। तो ये आप लगातार देख रहे हैं कि जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं वो रेस्क्यू का काम कर रही हैं। हालांकि ब्रिज बनाने का काम यहाँ पर किया जाना था, लेकिन उस दौरान ये डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है। तो ये रैनी गांव है, वो पहला गांव जहां पर डैम जो है ऋषिगंगा डैम जो है वो टूटा था और यहाँ पर ही सबसे पहले तबाही जो है शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ में घायलों से मिलने पहुंचे। जोशीमठ में आईटीबीपी का अस्पताल है जहां आपदा में बचाए गए लोगों को भर्ती करवाया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत इन्हीं लोगों से मिलने पहुंचे और उनसे बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। आईटीबीपी अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली का हवाई सर्वेक्षण भी किया और नुकसान का जायजा लिया। नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी तबाही हुई है और इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत हादसे वाली जगह पहुंचे और वहां राहत बचाव में जुटे अधिकारियों से मुलाकात कर उनसे जानकारी ली। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ उन जगहों का दौरा करने पहुंचे जहां बेहद नुकसान हुआ है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों से मिले पहले उन जगहों पर जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है और उनसे जानकारी ली। तो वहीं कुछ इलाकों का संपर्क टूट गया, उन लोगों से भी मिले। पीछे कोई नहीं सर, एक लड़की है, इनकी शादी होनी थी, मतलब जो सब बना रहे थे, सब तबाह हो गए। जो बच्चे को पूरा तबाह रात्रि में सब पीछे कोई नहीं सर, एक लड़की है। देखिए अभी यहाँ पर जो गांव के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है तो मुख्य चीज़ होती है पहले राशन। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा मेडिकल स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है और यहाँ पर ज़रूर 2 लोगों ने बताया उनके घर इस आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि उनके घर कहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय, तो उनके घर बनाकर हम देंगे उनके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी अफसरों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आने की खबर सुनकर लता गांव के लोग भी वहां पर पहुंच गए। सीएम रावत ने उनसे भी बात कर हालात का जायजा लिया। इसी दौरान 2 महिलाएं आ गई जिनके घर इस जल प्रलय में टूट गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपना दर्द साझा किया। मुख्यमंत्री ने उनकी तकलीफों को सुना और इन महिलाओं को फिर घर बनवाने का भरोसा भी दिया गया। और हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट लगातार ग्राउंड जीरो से पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जल प्रलय के नुकसान का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई सर्वे किया जा रहा है।
इस वक्त हम तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट के पास हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हेली के साथ हेलीकॉप्टर में एक ऐसा नेट जाल सा लगाया गया है जो ये माना जा रहा है कि भूगर्भ वैज्ञानिक शायद इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है इसको देखने के लिए इसमें कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स लगे होंगे जिसके सहारे जो नीचे की जहाँ पर इस तरह का सैलाब ने जो पूरा प्रोजेक्ट को जो है तहस नहस किया है उसको शायद इससे मापा जा रहा है और ये हेलीकॉप्टर के नीचे ठीक इसको बांधा गया है और इसमें इक्विपमेंट्स में कैमरे भी लगाए गए हैं और साथ ही कई ऐसी चीज़ें। तो अभी तक आशंका ये जताई जा रही है कि शायद ये जो है भूगर्भ वैज्ञानिकों की कोई तकनीकी मापने की का यंत्र बनाया गया है जो पूरे इस एरिया को ऊपर से हवाई सर्वे के जरिए उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि जो यहाँ की स्थिति है कहीं, क्योंकि ग्लेशियर इस वक्त बर्फ़ का समय है और ग्लेशियर के पिघलने का भी समय है और जिस तरह से ग्लेशियर वहाँ से पूरे एक सैलाब के साथ बहकर आया था तो उसको शायद मापने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है और इसकी वजह से पूरे इस रूट को यहाँ पर पूरा जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए ताकि यहाँ पर पता लगाया जा सके कि ये कहाँ तक इसका जो प्रभाव है वो हो सकता है, क्योंकि पहाड़ियों का क्षेत्र है, पहाड़ियाँ जो है इस प्रभाव से कितना प्रभावित हो सकती है इसको यहाँ पर देखा जा रहा है। ग्लेशियर फटने के बाद अब चमोली जिले में हुई तबाही और बर्बादी की कई खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैटेलाइट इमेज देखने के बाद इस बात का भी पता चला है कि कितना भारी ग्लेशियर फटने की वजह से ये तबाही हुई। दावा किया जा रहा है कि 1400 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर एक ग्लेशियर की वजह से ऐसा हुआ। इतने विशालकाय ग्लेशियर के फटने की वजह से ही सैलाब की विनाश लीला ने देखते ही देखते सब कुछ खत्म कर दिया। उत्तराखंड में तबाही के डराने वाले सबूत। तपोवन बैराज की बर्बादी की कहानी। ग्राउंड जीरो से त्रासदी का आंखों देखा हाल। जहां कभी सैकड़ों मजदूर हुआ करते थे वहां अब सूना है। जहां बड़ी बड़ी मशीनें दिन रात काम पर लगी थी वहां अब मशीनों के जिम्मे गुमशुदा लोगों को तलाशने की जिम्मेदारी है। तपोवन के इस बैराज पर अचानक टूटा कुदरत का कहर अपने आप में सारी कहानी बयां करता है। क्या कि पीछे कोई नहीं सर, सब एक लड़की है, इनकी शादी होनी थी, मतलब उनके जो सब बना रहे थे वो सब तबाह हो गए। जिसे जहां मौका मिला वो जिंदगी बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। जिसे कोई मौका नहीं मिला वो पहाड़ से उतरे सैलाब में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। बदहवासी और बेबसी का मंजर आपदा के सारे सबूत देता है। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं संवाददाता दीपक बिष्ट की रिपोर्ट जो त्रासदी का भयावह सच बयां करती है। तपोवन के जिस एनटीपीसी पावर प्लांट में सबसे पहले सैलाब आया था वो इस बैराज में आया था। इस बैराज को देख के आप अभी देख सकते हैं पूरा बैराज धराशायी हो गया। यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो बमुश्किल भागे थे और बाकी मजदूरों का कोई पता नहीं था। ये इसके नीचे टनल भी है जो काफ़ी दूरी तक जाती है और जो बैराज आपको सामने दिखाई दे रहा है उस बैराज में सबसे पहले जो एवलांच आया था वहाँ से सैलाब आया और उस बैराज में टकराया, जिसके बाद वो बैराज को जब रोकने में असमर्थ हो गया तो उसके बाद पानी का ओवरफ्लो हुआ और दूसरी जगह के तटबंध जो है उस सैलाब ने तोड़ने शुरू करे, जिसके बाद इस जगह पर पूरा पानी भर गया। जो मज़दूर थे वो इधर उधर अफरा तफरी में भागने शुरू किए और यहाँ पर आपको मज़दूरों के कुछ हेलमेट और जो शूज़ हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ से लोगों ने बचने का यहाँ से जरिया देखा कि इन जगहों से हम बच सकते हैं और इसलिए आपको उनके नीचे हेलमेट और जूते कपड़े सब दिखाई देंगे। तपोवन पर बना ये बैराज अब अतीत हो चुका है। 14 स्क्वायर किलोमीटर के ग्लेशियर ने देखते ही देखते कई बस्तियों को वीरान कर दिया। जो पुल एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते थे वो संपर्क भी सैलाब की भेंट चढ़ गया। कई हंसते खेलते परिवार कुछ ही मिनटों के भीतर दुख के सैलाब में डूब गए।
दूसरा जो बैराज है, बैराज पूरा डैमेज करने के बाद वहीं पर जो भंग्यू गांव है, उस गांव को इस मार्केट से जोड़ने वाला पुल भी था, वो पुल पूरा धराशायी कर दिया। अब उस गांव का संपर्क इस गांव से बिल्कुल नहीं है। साथ ही पूरा बैराज तहस नहस हो चुका है। हाइड्रो जो प्लांट है पावर का, वो आप इस मलबे में तब्दील होता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है रेस्क्यू ऑपरेशन, जो यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पर चलाया जा रहा है, जहाँ पर अभी भी ये बताया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा मज़दूर लापता हैं। स्टाफ है उसमें शामिल, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ के लोकल भी थे और दूसरे राज्यों के भी लोग कर्मचारी थे। हालात जल्द से जल्द दुरुस्त हों, इसलिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस प्रशासन की टीमें दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। जिनकी कोई खबर नहीं, उनकी खबर निकालने के लिए सुई की नोक बराबर सुराग भी तलाशे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चुनौती टनल में फंसे लोगों को निकालने की है, क्योंकि यह सुरंग 2.5 किलोमीटर लंबी है। सुरंग के भीतर 200 मीटर तक मलबा घुस चुका है। इस ऑपरेशन को 300 जवान अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद टनल में बने छोटे छोटे ऑक्सीजन पॉइंट पर जिंदा है। उत्तराखंड में अचानक इतनी भारी भरकम तबाही कैसे हुई, इस बात को भी समझना जरूरी है। सैटेलाइट इमेज से इस बात का पता चला है कि 1400 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर आए एवलांच की वजह से ये तबाही आई। और आइए अब हम आपको समझाते हैं वो पूरा नक्शा जिसे इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये 6 की आपकी इमेज है, जिसमें आपका ऋषिगंगा का कैचमेंट दिखाई दे रहा है। ये रेनी है, जहाँ पे कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, और ये धौलीगंगा दिखाई दे रही है, जहाँ पे इनका कॉन्फ्लुएंस है। यहाँ पे एनटीपीसी का पावर हाउस हुआ करता था। इसके पूरे कैचमेंट एरिया में काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये 7 तारीख का सैटेलाइट इमेज है प्लैनेट लैब का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ऋषिगंगा वैली की जितनी ऊपरी इलाका है, यहाँ से बर्फ़ गायब है। मतलब ये बर्फ़ खिसक के नीचे की ओर आई है, और इस प्रोसेस में जो रास्ते में आपकी ग्लेशियल डेब्री है वो बर्फ़ के साथ मिक्स होके नीचे आई है, और फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण और मूवमेंट के कारण ये पानी में परिवर्तित हुई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 2 से 3 मिलियन क्यूबिक पानी की वजह से फ्लैश फ्लड के हालात पैदा हो गए। तो टोटल एरिया बर्फ़ का खाली हुआ है वो करीब 14 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसको अगर आप पानी की मात्रा कहें तो पानी की मात्रा 2 से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यहाँ से जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से अचानक एक फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हुई है, और जिससे कि डाउन स्ट्रीम एरिया में रेनी के पास जो पावर प्रोजेक्ट था, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, उसको, और नीचे एनटीपीसी का जो पावर प्रोजेक्ट था उसको काफ़ी नुकसान हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी जानमाल की हानि हुई है। 6 फरवरी और 7 फरवरी की सैटेलाइट तस्वीरें देखने से साफ पता चलता है कि कितने विशाल का इलाके में बना ग्लेशियर अचानक फट पड़ा। काफ़ी बड़ा इलाका है, जिससे कि बर्फ़ हटी हुई है, और करीब करीब 2 मिलियन के करीब आप क्यूबिक मीटर पानी है। तो जितना एक छोटे डैम में पानी होता है नॉर्मली, उतना पानी जनरेट हुआ है अचानक एक साथ में, तो जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये रैनी वो जगह है जहाँ पे आपको ये बिलिंग करता हुआ पॉइंट दिख रहा होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसको स्टार्टिंग पॉइंट माना जा रहा है। तो यहाँ से ये फ्लड शुरू हुआ, और ये पूरा क्षेत्र करीब जो बताया जा रहा है 14 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र से न सिर्फ बर्फ़ पानी का गोला बन के आगे बढ़ी होगी, बल्कि उसके साथ जो तमाम मलबा है वो भी ऋषिगंगा घाटी में बहने लगा। दरअसल उत्तराखंड पर टूटी इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैज्ञानिक लगातार ग्लेशियर टूटने की वजह तलाश रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में करीब 968 ग्लेशियर हैं। ये ग्लेशियर 330 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। इन ग्लेशियर की जद में
गढ़वाल और कुमाऊं दोनों का इलाका आता है। उत्तराखंड की कई नदियां इन्हीं ग्लेशियर से बनती हैं। दावा किया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसका असर आपदा के रूप में सामने आ रहा है। बहुत दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है ये खाली भारत के लिए नहीं, ये सारी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जितनी गहराई और गंभीरता से भारत काम कर रहा है और भारत ने जितना अपने जो सारी प्रक्रियाओं के अंदर सुधार किया है और जो इंटरनेशनल कमेटी को रिपोर्ट दिया पिछले दिनों, उसकी कैबिनेट में भी चर्चा हुई। भारत की सराहना सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इससे संबंधित हर विषय पर भी होती है। फिलहाल त्रासदी के बाद राहत और बचाव का काम तेजी से किया जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि जिन लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है उन्हें जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तपोवन टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन को आईटीबीपी के 300 जवान अंजाम दे रहे हैं। 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में बचाव दल के सदस्य 180 मीटर तक पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुरंग के भीतर 200 मीटर तक मलबा घुस चुका है। न्यूज 18 इंडिया को टनल के अंदर का नक्शा हाथ लगा है। उम्मीद की जा रही है कि इससे जिंदगी की तलाश में मदद मिलेगी। पूरे नक्शे में दिखाया गया है कि कैसे काम करना है। उधर चमोली के ढाक गांव के बहुत से लोग एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में काम करते हैं। आपदा के बाद से इस गांव के कई लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि कुछ लोग खुशकिस्मत थे जो जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हुए। हमारे सहयोगी दीपक रावत चमोली के ढाक गांव के कुछ ऐसे ही लोगों से उन्होंने बात की जिनका सामना मौत से हुआ। जैसे हमारा काम हमेशा ही चलता सर, वैसे हमें उसी दिन भी चल रहा था। 7 तारीख फरवरी की बात है और ऐसे ऑन द स्पॉट हम काम कर रहे हैं जैसे हमेशा ही करते हैं। तो सर कुछ पता ही नहीं चला कि कब ऊपर से इतना स्पीड से पानी इतना स्पीड आया कि जैसे 9:40 पे ऐसे ही कुछ देखा हमने। तो हमने कहा यार ये तो बहुत स्पीड पानी आ रहा है। थोड़ा हम उस ऊपर इस तरह के साइड में भी थे, तो इसीलिए काफ़ी लोग 30-40 के आसपास इतने आदमी भाग रहे थे। तो हमने भी देखा यार इतने आदमी भाग रहे हैं और पानी भी इतना स्पीड आ रहा है, हमें भी भागना पड़ेगा। तो भागे सर, थोड़ा स्टॉप हाइट में था, थोड़ा उस साथ थोड़ा हाइट में चढ़ के तो नीचे देखा तो पानी जहाँ पे हम खड़े थे तो वो भरते जा रहा। जितना हम हाइट चढ़ते जा रहे उतना पानी बढ़ते जा रहा है। तो सर इस हिसाब से हम बच गए और फिर लोगों ने ऊपर से रस्सियाँ फेंकी तो रस्सी के जरिए हम ऊपर आए सर। तो उस वक्त ये लग रहा था कि बच पाना मुश्किल है आज? नहीं सर, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मुश्किल बच रही, क्योंकि पानी पीछे छोड़ नहीं रहा था। वो बढ़ते जा रहा था, जितना ऊपर चढ़ रहे थे उतने स्पीड से बढ़ते जा रहा था। लेकिन उस समय ऐसे उतनी स्पीड से उन्होंने रस्सी भी फेंक दी ऊपर से, जो आदमी ऊपर से थे हाइट में, तो उस रस्सी के जरिए हम ऊपर आ गए सर। आपके गाँव के और भी साथी रहे होंगे, आपके दोस्त, आपके भाई, उनका कुछ पता चल पाया उनको लेकर? क्योंकि आप लोग तो साथ में काम करते थे। अब कैसा मतलब कुछ बातचीत हो पाई है? साथ वाले लोग आपके सामने डूब रहे थे, क्या मंजर था सर? जैसे सुबह हम ड्यूटी पे जाते हैं सर 8 बजे, तो उस समय साइड में जैसे जाते हैं तो सारे इकट्ठे ही गए सर, जितने भी गांव के बंदे थे। तो फिर सर जैसे ही सैलाब आया तो उसके बाद सर किसी का पता नहीं चला कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। जो सर अपने अपनी जगह पर जैसे थे वैसे सर निकल पड़े। फिर जैसे बच के जैसे बाहर निकले तो पता नहीं चला सर कि आदमी पता नहीं कौन कहाँ गया, कैसे गया, कुछ पता नहीं चला सर। उसके बाद जो 7 का आदमी था उसका भी पता नहीं लगा कि ये आदमी कहाँ गया। आपदा के बाद से अब भी 157 लोग लापता हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के 30 मजदूर लापता हैं। अमरोहा के 5, मेरठ के 4 और सहारनपुर के 3 लोग मिसिंग हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जिंदगी जारी है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ एक साथ मिलकर लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि मलबे में अगर अब भी कुछ लोग दबे हैं तो उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में आए जल प्रलय में मेरठ के 4 लोग लापता हैं। लापता लोगों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने जोशीमठ से जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया है, लेकिन वहां से कोई भी खास जानकारी उनको नहीं मिल पाई है। मेरठ के रोहित, बालकराम, प्रदीप और अतुल का कोई पता नहीं चल सका है। ये चारों युवक बीते दिनों मोबाइल फोन के टावर का काम करने के लिए उत्तराखंड गए थे।
अपनों के लौटने की उम्मीद बाकी है, लेकिन दिन बीतने के साथ मायूसी बढ़ रही है। मेरा बेटा टावर का काम पे गया। कब गया था घर से? 4 तारीख को गया यहाँ से। तो क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ में? ये तो फिर मुझे पता नहीं, उन्होंने किसी ने मुझे बताया नहीं, पर ये बताया कि वहाँ पे बाढ़ आ गई है कि बहुत तगड़ी। कब बात हुई थी लास्ट टाइम? मेरी बात नहीं हुई उनसे बिल्कुल भी। मेरे बंदे गए थे 4 फरवरी को जोशीमठ से तपोवन गए। तपोवन से एक ऊपर की हमारी साइड थी, उसका थोड़ा नाम मेरे ध्यान से नहीं आ रहा है साइड का, तो 4 किलोमीटर ऊपर है, एक का कुछ ऐसी नाम है उसका। और तो 9:58 पे मेरी बात हुई थी, जो मेरी ऊपर टीम थी, जो नीचे वाली मेरी टीम जो जोशीमठ वाली चली थी यहाँ से, वो 9:30 पे मेरी बात हुई। किससे बात हुई आपकी? जो मेरी दूसरी टीम जो थी। अच्छा। पहली टीम की मेरी 9:58 में बात हुई थी, दूसरी टीम की मेरी 9:30 पे बात हुई। तो उनके बाद उनकी कोई मेरा संपर्क नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की इस हादसे के बाद से कोई खबर नहीं मिलने की वजह से परिजन बेहद परेशान हैं और ऐसे में बेबस परिवार वाले प्रशासन और सरकार से आस लगाकर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के करीब 30 मजदूर इस सैलाब की जद में आ गए। जिन परिवारों को अपनों की गुमशुदगी की खबर मिली, वहां मातम पसर गया। ऐसे में परिवारों की मदद के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जिन लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में हुई आपदा को लेकर अफसरों के साथ एक बैठक की और बैठक में चमोली में बांध टूटने की वजह से हुई जनहानि को लेकर कई निर्देश भी उनकी तरफ से जारी किए गए। मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान हुआ है। आपदा से प्रभावित हुए प्रदेश के परिवारों की सहायता के लिए राहत आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। यूपी के 2 अधिकारियों को देहरादून भेजने के भी निर्देश हैं। साथ ही स्थिति का जायजा लेने के लिए यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा को उत्तराखंड भेजने का फैसला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जो आपदा की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का भी जो है हमें निर्देश दिया। उन्होंने कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से भी वार्ता की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि कंट्रोल रूम जो राजस्व विभाग का चालू किया गया है, उसमें गृह विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी जो है उनको ड्यूटी पर लगाया जाए। न्यूज 18 पर बायजूस यंग जीनियस के चौथे एपिसोड में हमने देखा 10 साल की वंडर किड शुनिका को। शुनिका एक ओडिसी डांसर है जिसका हुनर देखकर एक्टर राजकुमार राव भी हैरान रह गए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। कबीर दास जी के इस दोहे को 100% सच साबित करते हैं हमारे यंग जीनियसेस। वो आने वाले कल का इंतजार ही नहीं करते। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ओडिशा प्रतिभा अवार्ड से ये सम्मानित हैं द वंडर किड ऑफ ओडिसी 10 साल की श्रीनिका पुरोहित फ्रॉम बेंगलुरु। मुझे स्टेज में परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। Namaste, Shrinika. Namaste. How are you? I'm doing good. You do the elbow shake with me. Yeah, these are COVID elbows. आइए बैठिए। Hello, Shrinika. Hi. तो ये तो है 10 साल की श्रीनिका पुरोहित। आप जानती हैं ये कौन है? हाँ। कौन है? राजकुमार राव। राजकुमार राव। क्या करते हैं राजकुमार अंकल? एक्टिंग। एक्टिंग। 2 महान डांसर्स हैं हमारे सामने, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो बेसिक है ना, अगर वो थोड़ा सा सिखा पाएं ओडिसी का। आइए। Thank you, will be my honor. So we will do chapter number 7 step.
ठीक है। सो चौको इज़ वन ऑफ ए वेरी एमिनेंट भंगीज इन ओडिसी। जब आप लॉर्ड जगन्नाथ को देखते हैं उनका भी पोस्चर ऐसे ही होता है ना। तो जब हम लोग 7 स्टेप करते हैं तो 7 स्टेप्स रखते हैं। धनुपाद कहते हैं इसको। 1 2 3 पृष्ठधनु, 4 5 6 7। वाओ, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। सुनिका ओनली 10 years old, और आपने जब आप 3 साल की थी आपको ऑलरेडी लोगों ने बोल दिया था ये वंडर किड है ओडिसी डांस की। हाँ। चलिए आप रेडी हो जाइए और फिर आपका परफॉर्मेंस देखते हैं। कितना एफर्टलेसली करती हैं आप, इसलिए आपके लिए भी कुछ स्पेशल है, द बायजूस ट्रॉफी। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आइए।